हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। कोई ऊंचा नहीं बोल पाता, कोई ठीक से लिख नहीं पाता, कोई जल्दी समझ नहीं पाता, तो कोई डर के कारण सामने नहीं आ पाता। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम वैसे होते जैसे बाकी लोग हैं, तेज, स्पष्ट, सबके जैसे, तो शायद जिंदगी आसान होती। लेकिन सच तो यह है कि जो लोग सबकी तरह होते हैं वे भीड़ में खो जाते हैं, और जो अपनी कमजोरी को पहचानकर उसे अपनी विशेषता बना लेते हैं वही असल में दुनिया को बदलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि दुनिया को न दिखे कि हमें डर लगता है, कि हम अंदर से टूटे हुए हैं, कि हम कुछ चीजें नहीं कर पाते। हम दिखावा करते हैं, ज्यादा बनते हैं, झूठी ताकत पहनते हैं, लेकिन भीतर से कमजोर ही रह जाते हैं। जो कमी तुम्हें मिली है वह कोई गलती नहीं, वह तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने का इशारा है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी जीत छुपी है। यह कहानी उस लड़ाई की है जो हर दिन कोई न कोई अपने भीतर लड़ता है। यह कहानी है कमियों को हथियार में बदलने की। ताकतवर वो नहीं होता जिसके पास सब कुछ है, ताकतवर वो होता है जो कुछ है उसी से सब कुछ बना ले। अगर आपने कभी खुद को कमजोर समझा है, अगर आप भी सोचते हैं कि दुनिया आपको ठीक से समझ नहीं पाती, एक ऐसा सफर जो केवल कहानी नहीं, एक क्रांति है आत्मबल की। बहुत समय पहले की बात है, हिमाचल पर्वतों के बीच बसे राज्य विक्राज्य में एक राजा राज करता था, महाराज प्रबलदेव। लेकिन उस राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम था शौर्य। शौर्य एक साधारण किसान का बेटा था, परंतु उसका एक ऐसा दोष था जो उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन चुका था। वह जब भी बोलता तो उसकी जुबान अटक जाती, शब्द रुक जाते, वाक्य टूट जाते, वह हकलाता था। राज्य भर में उसकी बुद्धिमानी की चर्चा होती थी, लेकिन लोग कहते, क्या फायदा जिसके मुंह से शब्द ही न निकले, उसकी बुद्धि किस काम की। एक दिन राज्य के मंत्री गांवों में प्रतिभाशाली युवाओं को चुनकर दरबार में लाने का आदेश लेकर निकले। उनका उद्देश्य था राजा के लिए एक योग्य सहायक चुनना। शौर्य को भी बुलाया गया। दरबार में वह शांत भाव से खड़ा था। राजा ने प्रश्न किया, युवक बताओ, राज्य के पश्चिम में वर्षा क्यों नहीं होती? शौर्य का मस्तिष्क उत्तर से भरा था, पर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, मामा महाराज, वो पबली पवन पवन, पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। एक सैनिक बोला, महाराज यह तो बोल भी नहीं सकता, सहायक बनेगा या तमाशा? राजा ने गंभीरता से कहा, जिसकी जुबान जवाब देने से डरती हो वह युद्ध के संकटों में क्या करेगा? शौर्य सिर झुकाकर लौट आया। उसके कानों में सिर्फ हंसी गूंज रही थी। वह रात को छत पर बैठा रहा और आंसुओं के बीच वह माँ की कही एक बात याद कर रहा था, जिस दिन तू अपनी कमजोरी से प्यार करना सीख लेगा, दुनिया तुझसे डरने लगेगी। एक हफ्ते बाद गांव में एक वृद्ध साधु आया। महासिद्ध योगी आनंदराज कहा जाता था। वे किसी की आत्मा को देखकर उसके अंदर के डर को पहचान सकते थे। शौर्य की माँ उसे पकड़कर उनके पास ले गई। साधु ने एक नजर में सब जान लिया। वो बोले, तू हकलाता है क्योंकि तेरी आत्मा कांपती है, और आत्मा कांपती है क्योंकि तू स्वयं को स्वीकार नहीं करता। शौर्य आंखें फाड़ कर उन्हें देखता रहा। बोर बेटा, साधु ने कहा। शौर्य ने कहा, मैं सुनता हूँ। शौर्य ने कांपते होठों से कहा, बाबा मैं बहुत कई कोशिश करता हूँ। साधु मुस्कुराए, बस यही चाहिए। अब तू हर दिन मेरे साथ अभ्यास करेगा, और याद रख, तुझे कोई शास्त्र नहीं पढ़ाना, कोई भाषण नहीं देना, तुझे खुद को बोलने की इजाजत देनी है। साधु शौर्य को जंगल के बीच बने प्राचीन मंदिर ले गए। वहां बोलने का अभ्यास सिर्फ शब्दों में नहीं, आत्मा की गहराई से होता था। हर सुबह सूर्य उगने से पहले 3 बार खुद से कह, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, बोलूंगा भी और जीतूंगा भी। शौर्य ने अभ्यास शुरू किया, पर पहले ही दिन उसका मुंह फिर अटक गया। उसने गुस्से में एक पत्थर उठाकर फेंक दिया। मैं नहीं कर सकता बाबा, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। साधु ने शांति से कहा, जिस दिन तू अपनी हकलाहट को दोष मानना छोड़ देगा, उस दिन तुझे बोलने के लिए किसी अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ेगी। शौर्य ने दिन रात अभ्यास किया। शब्द फिर भी अटकते थे, जीभ कांपती थी, लेकिन अब वह रुकता नहीं था। हर बार जब शब्द टूटते वह मुस्कुराता और कहता, कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर होगा। धीरे धीरे साधु ने उससे पूछना शुरू किया, बोल, अपने डर के बारे में बता, क्यों डरता है? शौर्य ने जवाब दिया, लोगों के हंसने से मेरी जुबान नहीं, उनका ताना मुझे चुप कर देता है। साधु बोले, तो अब तू शब्दों से नहीं, हंसी से लड़ेगा। जा भीड़ के सामने बोल, भले तेरी आवाज टूटे पर नजरों में डर न हो। एक दिन गांव के प्रमुख मंदिर में साधु ने सभा रखी और घोषणा की, आज एक युवक अपनी आत्मा की शक्ति दिखाएगा। ये भाषा नहीं, साहस की परीक्षा है। सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। सब सोच रहे थे कि साधु खुद कुछ बोलेंगे, पर तभी शौर्य को मंच पर बुलाया गया।
गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। ये जो बोल भी नहीं सकता अब मंच पर। शौर्य कांपते कदमों से चढ़ा। साधु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। शौर्य ने गहरी सांस ली और कहा, मां मुझे हाँ, पर अब मुझे शर्म नहीं आती का, क्योंकि अब मैं डरता नहीं। सन्नाटा छा गया। तुम सब जो मेरी आवाज की हंसी उड़ाते थे, अब सुनो, यही आवाज एक दिन तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तालियां बज उठी। भीड़ जो कभी उसका मजाक उड़ाती थी अब खड़ी होकर उसकी जयकार करने लगी। जो अपनी कमजोरी को दफन करता है वह सड़ जाता है, जो उसे अपनाता है वह खिल जाता है। हकलाने वाला शौर्य अब आत्मा से बोलता है। वह अभी भी कभी कभी अटकता है, पर उसका आत्मविश्वास कभी नहीं। 4 दिन बाद महाराज प्रबलदेव के दरबार से एक शाही संदेश शौर्य के गांव पहुंचा। उस पर मोहर थी और हस्ताक्षर। महाराज स्वयं युवक शौर्य को आमंत्रित करते हैं। दरबार में उपस्थित होकर एक विचार विवाद में भाग लें। गांव के लोग दंग रह गए। कुछ बोले, अरे वही शौर्य जिसे हम कहते थे कि बोल नहीं सकता। दूसरे बोले, अब क्या महाराज भी उसकी परीक्षा लेंगे। लेकिन शौर्य शांत रहा। साधु के पास जाकर वह बोला, बाबा मेरा डर वापस लौट आया है। साधु ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, डर कभी जाता नहीं, बस तेरे भीतर के विश्वास से चुप रहता है। तू वहां डर को नहीं, खुद को हराने जा रहा है। महल विशाल था। स्वर्ण जटित खंभे, संगमरमर की सीढ़ियां और सेनापतियों की कतारें। शौर्य पहली बार महल के अंदर जा रहा था। पिछले बार जब वह आया था तो उपहास का पात्र बनकर लौटा था, पर इस बार उसके पांव थरथरा नहीं रहे थे, उसकी आंखें झुकी नहीं थीं। राजा प्रबलदेव सिंहासन पर बैठे थे। उनके दाएं मंत्रीगण, बाएं आचार्य और सेनापति थे। राजा बोले, शौर्य तेरी हकलाहट की गूंज तो हमारे कानों तक पहले ही पहुंची थी। अब देखते हैं कि तूने उसे शब्द में कैसे ढाला है। दरबार में एक सभा बुलाई गई। विषय था, क्या बुद्धि का प्रयोग युद्ध से बड़ा होता है। शौर्य का प्रतिद्वंदी था युवराज वीरभान, एक कुशल वक्ता। शौर्य का विरोधी। सभा भरी थी। सभी आंखें शौर्य पर टिकी थीं। युवराज वीरभान ने पहला तर्क रखा, राजा को युद्ध चाहिए, विचार नहीं। जब सीमा पर दुश्मन खड़ा हो तब तर्क नहीं, तलवार चाहिए। दरबार तालियों से गूंज उठा। अब बारी थी शौर्य की। उसने धीरे धीरे उठते हुए देखा। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। श्वासें तेज थीं, लेकिन फिर उसे गंगा के तट पर साधु की आवाज याद आई, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, बोलूंगा भी और जीतूंगा भी। शौर्य ने पहली पंक्ति में कहा, युद्ध बाहर होता है, पर बुद्धि अंदर भीतर का रण जीते बगैर तलवार हाथ में लो तो वह हाथ भी कांपता है। शब्द थोड़े अटके, पर लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। उसने आगे कहा, ध्यान दीजिए, महाराज है हर राजा, जो सोचता है वही करता है। अगर सोच में हिंसा हो तो तलवार से राज्य नहीं राख बनती है। नहीं। पूरी सभा स्तब्ध थी। शौर्य ने सिर उठाकर सबकी ओर देखा और बोला, मैं हकलाता हूं, पर मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी जुबान कांपती है, लेकिन मेरी आत्मा अडिग है। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर महाराज खड़े हुए। शौर्य, उन्होंने कहा, तेरे शब्दों में जो बात थी वह किसी महामंत्री से कम नहीं। तेरी हकलाहट अब कमजोरी नहीं, तेरी पहचान है। उन्होंने आगे बढ़कर घोषणा की, मैं इसे राज्यसभा का चिंतक नियुक्त करता हूं। जो लड़का पहले अपने शब्दों से हारता था, अब हमारे राज्य को शब्दों से दिशा देगा। दरबार ताली बजाने लगा। वह युवक जो कभी हंसी का पात्र था, अब पूरे राज्य की आत्मा की आवाज बन चुका था। महल से बाहर निकलते हुए शौर्य ने साधु को देखा, जो एक वृक्ष के नीचे मुस्कुराकर खड़े थे। शौर्य दौड़कर उनके चरणों में गिर गया। बाबा, आपने मेरी आवाज लौटा दी। साधु ने कहा, मैंने नहीं, तूने खुद को लौटा दिया। मैं तो बस तेरे भीतर का स्वर सुनने की राह दिखा पाया। कमजोरी वही नहीं होती जो दिखाई दे, बल्कि वह होती है जिसे हम खुद स्वीकार नहीं करते। जो इंसान अपनी कमजोरी को छुपाता है वह जीवन भर डरता है, लेकिन जो उसे अपनाता है वही सच में ताकतवर बनता है। शौर्य हकलाना अब भी बंद नहीं हुआ था, पर अब वह डरता नहीं था, और साहस कमजोरी से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। एक दिन दरबार में वाणिज्य विषय पर चर्चा चल रही थी। शौर्य ने अपने विचार प्रस्तुत किए। मां, मेरा मत है कि सीमावर्ती गांवों में कर को हटाकर सीधे व्यापारी को। वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया। दरबार में बैठे वीरभान और उनके पक्ष के लोग मुस्कुरा दिए। मंत्री वसुनंदन ने धीरे से कहा, महाराज, विचार तभी स्पष्ट होते हैं जब वाणी में स्पष्टता हो। क्या ऐसा चिंतक उचित है जो अपना मत ठीक से रख ही न सके। राजा प्रबलदेव ने एक क्षण के लिए मौन धारण किया। उनकी आंखें शौर्य की ओर उठीं। शौर्य की सांसें तेज हो गई थीं।
वह जानता था जो समय अभी तक उसे शक्ति दे रहा था वही अब उसकी परीक्षा लेने आ गया है। उस रात शौर्य महल के उपवन में अकेला बैठा रहा। चंद्रमा की रोशनी थी पर मन में अंधकार। उसने खुद से पूछा, क्या वे सही हैं? क्या सचमुच मेरी जुबान मेरी सबसे बड़ी रुकावट है? क्या मेरा बोलना मेरे कर्तव्य से बड़ा है? वह जितना सोचता आत्मविश्वास उतना टूटता जाता। अचानक एक वृक्ष की छाया में एक परिचित आवाज गूंजी, जब तुम्हारा आत्मबल डगमगाने लगे तो याद रखना, जिसने तुम्हें ये रास्ता दिखाया था वह तुमसे आज भी उतना ही विश्वास रखता है। वह साधु आनंदराज थे। साधु पास आकर बोले, शौर्य, अब तेरी परीक्षा सिर्फ जुबान की नहीं हृदय की है। जो मन से गिरता है उसे शब्द नहीं बचा सकते। शौर्य ने आंखें नीची करते हुए कहा, बाबा, मुझे लगता है कि मैं इस पद के योग्य नहीं। नहीं बेटा, साधु ने कहा, योग्यता उस पर नहीं टिकी होती जो सबकी तरह बोले, बल्कि उस पर होती है जो सच बोलने का साहस रखे, चाहे वो हकलाते हुए ही क्यों ना हो। उन्होंने फिर एक अभ्यास दिया, जैसे तू अब तक खुद से डर को निकाल रहा था, अब तू दूसरों के शब्दों को भी निकालना सीखे। हर सुबह उस जगह जा जहां तेरे सामने लोग हंसे थे और वहां खड़े होकर चुपचाप खड़ा रह, बिना कुछ बोले, खुद को शब्दों से परे देख। शौर्य ने समझा नहीं पर मान लिया। अगले दिन वह फिर उसी सभा कक्ष में गया जहां कुछ दिन पहले मंत्रीगण उसकी हकलाहट पर हंसे थे, पर इस बार वह कुछ नहीं बोला, सिर्फ खड़ा रहा, शांत। दूसरे दिन फिर गया, तीसरे दिन भी। चौथे दिन राजा स्वयं वहां पहुंचे और पूछा, तू बोल क्यों नहीं रहा शौर्य? शौर्य ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी जुबान थक सकती है पर मेरी नीयत नहीं। लोग मेरे शब्दों की परीक्षा लेना चाहते हैं पर मैं चाहता हूं कि वो मेरी नीयत को समझें। राजा ने सिर हिलाया और कहा, तेरे जैसे युवक से ही राज्य की आत्मा जुड़ी होती है। और वीरभान और मंत्री वसुनंदन ने एक योजना बनाई। उन्होंने अगले राज्यसभा में एक भरी सभा में जानबूझकर शौर्य से अत्यंत जटिल विषय पर अचानक प्रश्न पूछने का निश्चय किया। उनका उद्देश्य था उसे जनता के सामने असहज कर देना। सभा लगी। राजा, मंत्री, सेनापति, नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। वसुनंदन ने उठकर प्रश्न किया, शौर्य, यदि सीमावर्ती गांवों में जल की कमी हो जाए तो वहां के नागरिकों में विद्रोह फैल सकता है। बताओ, ऐसी स्थिति में क्या करना उचित होगा? सेना भेजना या अनाज? सवाल इतना उलझा हुआ था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति हड़बड़ा जाए। शौर्य खड़ा हुआ। वह गहराई से सांस लेता रहा। सभा सन्न थी और फिर वह बोला, जब किसी की जीभ सूखती है तो उसे तलवार नहीं, पानी चाहिए होता है। विद्रोह भूख से नहीं, अनसुनेपन से होता है। मैं हतलाता हूं पर मैं जनता की पीड़ा स्पष्टता से समझता हूं। यह कहते कहते उसके स्वर में इतनी दृढ़ता थी कि मंत्री भी निशब्द हो गए। राजा ने खड़े होकर तालियां बजाईं। शौर्य, तेरी यह बात मेरी सेना से अधिक शक्तिशाली है। मैंने अब समझा, तू हकलाता नहीं, तू सोचता गहराई से है, इसलिए तुझे शब्दों के चयन में समय लगता है। दुनिया तुम्हारे शब्दों को जांच सकती है, लेकिन तुम्हारे इरादे को कोई नहीं नाप सकता। जब आत्मा की भाषा बोलने लगूं तो जुबान अटपती भी है तो लोग सुनते हैं। कमजोरी तब तक कमजोरी है जब तक तुम उसे छुपाते हो, पर जैसे ही तुम उसे स्वीकार कर लेते हो वह बन जाती है तुम्हारी ढाल। राजा प्रबलदेव की सभा में जब शौर्य ने अपनी अटकी हुई वाणी से ऐसा उत्तर दिया था जिससे पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, तब वह केवल राज्यसभा का एक चिंतक नहीं रह गया था, अब वह राज्य की आत्मा बन गया था। पर समय कभी स्थिर नहीं रहता। जिस राज्य में अब तक शांति थी वहां अचानक युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। दक्षिण दिशा से सेनाएं बढ़ रही थीं। पड़ोसी राज्य द्रवनगढ़ का राजा नृसिंह देव एक क्रूर और विस्तारवादी शासक था। उसकी निगाहें विकराज्य के सीमावर्ती गांवों पर थीं, जहां जल के स्रोत थे और उपजाऊ भूमि। खुफिया गुप्तचरों ने खबर दी, द्रवनगढ़ की सेना 3 दिन में सीमा पार कर सकती है। दरबार में आपातकालीन सभा बुलाई गई। मंत्री वसुनंदन, सेनापति वीरभान और अन्य सभी प्रमुख दरबारियों ने अपनी राय दी। सेनापति वीरभान ने कहा, महाराज, उत्तर सीधा है, सेना भेजी जाए, पहले हमला किया जाए। मंत्री बोले, हमें कूटनीतिक संदेश भेजना चाहिए, शायद बातचीत से हल निकले। राजा गंभीर मुद्रा में सबकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने प्रश्न किया, शौर्य, तू क्या सोचता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कई लोगों को लगा कि युद्ध जैसे गंभीर समय में एक हकलाते युवक से सलाह लेना मूर्खता है। शौर्य खड़ा हुआ। इस बार उसने खुद को संयमित किया। मां महाराज, युद्ध से पहले शब्द भेजना चाहिए। अगर वह वाणी विफल हो तो तब तलवार उठाई जा सकती है। सेनापति वीरभान ने व्यंग्य से कहा, जब तक तुम्हारी बात पूरी होगी तब तक शत्रु राजधानी में घुस चुका होगा।
शौर्य ने उसकी ओर देखा और शांत रहा। तेज बोलने से समाधान नहीं मिलते सेनापति, विचारों की गहराई चाहिए और कभी कभी धीमी आवाज में ही सबसे सच्ची बात छिपी होती है। राजा ने आदेश दिया, ठीक है शौर्य, तुम ही हमारे शांति दूत बनो। जाओ और नृसिंहदेव से वार्ता करो। यदि युद्ध टल जाए तो प्रजा बचेगी। शौर्य पहली बार दुश्मन राज्य में प्रवेश कर रहा था। राजदूत के रूप में रास्ते भर लोग कहते, क्या ये सही निर्णय है? राजा को कोई योद्धा भेजना चाहिए था। ये तो ठीक से बोल भी नहीं पाता। पर शौर्य चुप था। वह जानता था लोगों की आवाजें बाहर होती हैं, डर भीतर होता है, और वह अब डरता नहीं था। द्रवणगढ़ का दरबार भव्य था। शेर की खाल पर बैठा राजा नृसिंहदेव लाल आंखों से शौर्य को देख रहा था। तू विकराज्य से आया है? उसने गुर्राकर कहा। शौर्य ने सिर झुकाया, फिर शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं से शांति की बात करने आया हूँ। दरबार हंसी से गूंज उठा। शांति और तू, जिसकी जीभ भी साथ नहीं देती। नृसिंहदेव ने भड़कते हुए कहा, तुम्हारे राजा ने मुझे अपमानित किया है, एक हतलाते बालक को भेजकर। क्या तुम जानते हो कि युद्ध क्या होता है? शौर्य ने पहली बार बिना अटके कहा, जानता हूँ, क्योंकि मैं हर दिन युद्ध करता हूँ खुद से, और मैं जीतता हूँ हर बार। नृसिंहदेव ठिठक गया। शौर्य ने दृढ़ता से आगे कहा, युद्ध जीतने से राज्य मिलते हैं और शांति से पीढ़ियां जीती हैं। अगर आप सीमा पर युद्ध करेंगे तो आपके सैनिक भी मरेंगे, हमारे भी। अंत में सिर्फ राख बचेगी। पर अगर हम जल बांट लें, व्यापार खोल दें, तो दोनों राज्य फलेंगे। दरबार अब चुप था। राजा नृसिंहदेव ने गहरी सांस ली और कहा, तेरे बोल कम है, पर तेरी बात भारी है। मैं युद्ध रोकता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि तू समझदार है, बल्कि इसलिए कि तू हिम्मती है। जब शौर्य लौटा तो पूरे विकराज्य में ढोल नगारे बजे। लोगों ने नारे लगाए, हकलाते शब्दों ने युद्ध रोका। शौर्य अमर हो। राजा प्रबलदेव ने सिंहासन से उतरकर शौर्य को गले लगाया और कहा, तू सिर्फ मेरी सभा का चिंतक नहीं, अब तू मेरी आत्मा है। जो तूने कर दिखाया वह कोई तलवार नहीं कर पाती। कमजोर समझे जाने वाले लोग जब आत्मबल से खड़े होते हैं तो वे अकेले युद्ध नहीं टालते, दुनिया की सोच बदल देते हैं। कमियां कभी रास्ते की दीवार नहीं होती, बस विश्वास की आंख चाहिए उन्हें सीढ़ी बना लेने की। विकराज्य की प्रजा शांति के नए दौर में प्रवेश कर चुकी थी। सीमाएं सुरक्षित थीं और द्रवणगढ़ के साथ व्यापारिक संधियां बनने लगी थीं। हर ओर शौर्य की बुद्धिमत्ता और धैर्य की चर्चा थी। राजा प्रबलदेव ने उसे प्रधान विचारक की उपाधि दी थी, एक ऐसा पद जो केवल सबसे परिपक्व और संतुलित विचारधारा वाले व्यक्तियों को मिलता था। लेकिन जब कोई तेज रफ्तार से ऊपर उठता है तो उसकी परछाई में संदेह और ईर्ष्या पनपने लगती है। दरबार के कुछ पुराने मंत्री, विशेष रूप से वसुनंदन और युवराज वीरभान, अब खुलकर शौर्य के खिलाफ बोलने लगे थे। एक दिन महाराज प्रबलदेव अस्वस्थ हो गए। उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कुछ समय तक राज्य का कार्यभार मंत्री परिषद को सौंप दिया गया। इस अवसर का लाभ उठाकर वसुनंदन ने दरबार में यह प्रस्ताव रखा, राज्य के मंत्रिमंडल में किसी ऐसे व्यक्ति का स्थान उचित नहीं जिसकी वाणी स्पष्ट न हो। युद्ध और कूटनीति दोनों में वाणी की धार तलवार से भी अधिक महत्व रखती है। उसने शौर्य की ओर इशारा करते हुए कहा, कमजोर आवाज कमजोर निर्णय को जन्म देती है। क्या हम ऐसे किसी को उत्तराधिकारी का विचारक बनाना चाहेंगे? दरबार के बाहर भी अफवाहें उड़ाई जाने लगीं। शौर्य तो राजा के प्रिय है, वरना वह योग्य कहाँ? जिसे ठीक से बोलना नहीं आता वह कूटनीति क्या समझेगा? उसने युद्ध रोका या सिर्फ राजा को बहला दिया? शौर्य यह सब सुन रहा था। वह साधु आनंदराज के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं थक गया हूं। जब मैं चुप था तब मेरा मजाक उड़ाया गया, जब बोलना सीखा तो मेरी नीयत पर सवाल किए जा रहे हैं। साधु ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, शौर्य, जब तू अपने शब्दों से लड़ रहा था तब तू अकेला था, अब तू अपेक्षाओं से लड़ रहा है और ये लड़ाई उससे कहीं कठिन होती है। 3 दिन बाद महाराज की तबीयत कुछ सुधरी। उन्होंने सुना कि दरबार में शौर्य के विरुद्ध बातें हो रही हैं। महाराज ने सभा बुलाई। जो भी शौर्य की योग्यता पर संदेह करता है वह खुले मंच पर उसे प्रश्न पूछ सकता है और वह सबके सामने उत्तर देगा। ये घोषणा पूरे राज्य में फैल गई। अब देखेंगे कि हतलाने वाला बोलता है या नहीं। अब असली परीक्षा है उसकी वाणी की। राजमहल की विशाल सभा में आज शौर्य एक सामान्य युवक नहीं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खड़ा था। सैकड़ों लोग एकत्र थे। मंत्री वसुनंदन ने पहला प्रश्न किया, यदि द्रवणगढ़ अपनी जलसंधि तोड़ दे तो क्या तुम युद्ध की सलाह दोगे? शौर्य ने उत्तर दिया, अगर कोई वह वचन तोड़े तो उसे पहले वचन की याद दिलानी चाहिए, क्योंकि हर युद्ध दुश्मन को नहीं प्रजा को तोड़ता है। भीड़ में सराहना हुई। अब वीरभान खड़ा हुआ। शौर्य, युद्ध में शब्द नहीं चलते,
अगर तुझे सेना का नेतृत्व करना पड़े तो क्या तू आगे बढ़ पाएगा? शौर्य ने एक क्षण अपनी सांसें स्थिर की, फिर कहा, सेना तलवार से नहीं, विश्वास से चलती है। एक सेनापति की आवाज बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसकी मंशा साफ होनी चाहिए। मेरी जुबान रुकती है, पर मेरा उद्देश्य कभी नहीं डगमगाया। अब सभा में पूर्ण सन्नाटा था। फिर एक वृद्ध सेनापति उठे और बोले, मैंने युद्ध भूमि देखी है और मैं कहता हूं कि यह युवक शब्द नहीं, सच बोलता है। अब राजा स्वयं उठे। शौर्य, तुझ पर यह राज्य भरोसा करता है क्योंकि तू अपनी कमजोरी को अपने सामने रखता है, छुपाता नहीं। इस दरबार में कई चेहरे ऐसे हैं जो कमजोरियां छिपाकर ताकतवर दिखने की कोशिश करते हैं। तू उनके बीच खड़ा अकेला सच्चा व्यक्ति है। महाराज ने राजदंड उठाया और घोषणा की, मैं इसे राज्य का महाचिंतक नियुक्त करता हूं। यह न केवल मेरी सलाह देगा बल्कि युवराज को भी नीति सिखाएगा। विक्राज्य में शांति तो थी और उसके उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वतीय क्षेत्र अंधप्रांतर में एक नई बगावत उठ रही थी। वहां के कबीलाई सरदार रुद्रकपाल ने आसपास के गांवों पर हमला कर दिया। वे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि राज्य की सीमाओं तक पहुंचने में केवल कुछ दिन शेष थे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, राजधानी विक्राज्य पर आक्रमण और समस्त शासन का विनाश। रात को राज्यसभा में मंत्रणा हुई। महाराज की तबीयत अब भी ठीक नहीं थी। सेनापति वीरभान युद्ध की तैयारी में लगे थे, पर एक समस्या थी। रुद्रकपाल का मुख्य दल अत्यंत वीर था, लेकिन उसका सारा मार्ग और रणनीति केवल उसके गुप्त संकेतों और ध्वनि संकेत प्रणाली पर आधारित थी। जो उसकी भाषा को समझ लेता वही उनकी गति को भांप सकता था। विक्राज्य के गुप्तचरों ने बताया, रुद्रकपाल का पूरा दल एक विचित्र ध्वनि भाषा का उपयोग करता है। इसमें कुछ स्वर झिझकते हैं, दोहराए जाते हैं और तभी उनके सैनिक प्रतिक्रिया करते हैं। अब तक यह ध्वनि भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी। राजा ने सभी मंत्रियों से पूछा, क्या कोई है जो इस विचित्र भाषा को समझने की कोशिश करे? तभी एक वृद्ध गुप्तचर बोला, महाराज, यह भाषा अटकती है, टूटती है, जैसे कोई हतलाता हो। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि शौर्य की ओर गई। वो वहीं बैठा था, शांत, गंभीर। राजा ने कहा, शौर्य, क्या तू इस जिम्मेदारी को ले सकेगा? शौर्य ने बिना हिचक उत्तर दिया, मां, महाराज, शायद मेरी यही कमजोरी अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। अगले 2 दिन शौर्य ने रुद्रकपाल के कैद हुए संदेशवाहकों से संपर्क किया। उसने उनकी आवाजों को, उनके रुकते हुए स्वरों को, उनकी दोहराई जाने वाली ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुना और पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई अनजान संगीत सुन रहा हो, एक ऐसा संगीत जिसे वह अपने भीतर पहले से जानता था। उसने कहा, यह कोई भाषा नहीं, यह अनुभव है जो केवल वही समझ सकता है जिसने कभी स्वयं अटक कर बोलना सीखा हो। शौर्य ने इस झिझकती भाषा को समझकर उसकी गति और संकेतों के अर्थ निकाल लिए। अब वह जानता था कब दुश्मन हमला करेगा, कहां से करेगा और कैसे करेगा। उसने सेनापति वीरभान के साथ मिलकर पूरी युद्ध योजना बनाई, लेकिन इस बार नेतृत्व न तलवार के पास था, न मंत्रियों के पास। नेतृत्व एक हकलाने वाले चिंतक के पास था। रुद्रकपाल की सेना जब विक्राज्य की सीमा पर पहुंची, तब शौर्य की योजना सक्रिय हुई। उनके हमले से पहले ही विक्राज्य की सेना उन स्थानों पर पहुंच गई जहां से हमला होना था। उन्होंने रुद्रक की ध्वनि प्रणाली को भांपकर भ्रम फैलाया और एक ही रात में उसकी सेना भ्रमित होकर पीछे हटने लगी। शौर्य ने अंतिम संदेश में उनकी भाषा में ही शब्द भेजे, तुम्हारी आवाज जितनी डरावनी है उससे ज्यादा स्पष्ट मेरी चुप्पी है। रुद्रकपाल ने पहली बार युद्ध में हार मानी। बिना रक्त बहाए पूरा राज्य आनंदित था। लोगों ने नारे लगाए, जिसने हकलाया उसी ने बचाया। कमजोरी नहीं, वह तो वरदान थी। राजा प्रबलदेव सिंहासन से उठे और शौर्य को सामने बुलाकर कहा, राज्य की रक्षा की तलवार नहीं, समझ करती है। तूने जो कर दिखाया वह किसी योद्धा से कम नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक है। राजा ने उसके मस्तक पर विजय तिलक लगाया और कहा, अब तू विक्राज्य का सत्य सेनापति है जो शब्दों से युद्ध जीतता है। शौर्य उस रात साधु आनंदराज से मिलने गया। साधु मुस्कुराए, तो अब तुझे लग रहा होगा कि तेरी हकलाहट हमेशा से शाप नहीं, आशीर्वाद थी। शौर्य ने कहा, बाबा, पहले मैं उससे लड़ता था, अब वह मेरी मित्र है। मैंने सीखा कि कमी वहीं तक रहती है जहां तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। कमजोरियां तब तक हमारी दुश्मन होती है जब तक हम उन्हें पहचानते नहीं, और जब हम उन्हें समझ लेते हैं तो वे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दुनिया जिसे कमजोरी कहती है वही तुम्हें अलग बनाती है। उसी में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत छुपी होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।